सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं नेवर रेयरली समटाइम्स ऑलवेज के बारे में। ये कहानी है एक 17 साल की लड़की का जिसका नाम है ऑटम, और वो इस छोटी सी उम्र में प्रेग्नेंट हो जाती है और उसके बाद उसे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि ऑटम के कॉलेज में एक फंक्शन चल रहा है जिसमें सारे स्टूडेंट्स नाच गा रहे हैं, और उसके थोड़ी देर के बाद ऑटम भी वहां गाना गाने आती है जिसके हाथ में गिटार होता है। और ऑटम अच्छा गा रही होती है और सब लोग उसके गाने को बड़े ध्यान से सुन रहे होते हैं। तभी उसी बीच एक लड़का ऑटम को गाली दे देता है। उसके बाद ऑटम थोड़ी देर के लिए रुक जाती है और उसके बाद से फिर से गाना शुरू कर देती है। और फंक्शन खत्म होने के बाद ऑटम का सारा परिवार खाना खाने बैठता है। यहाँ पे ऑटम की माँ है और ऑटम की छोटी बहन और ऑटम के सौतेले बाप, और उसके साथ साथ यहाँ पे ऑटम के साथ उसकी कजिन भी है जिसका नाम है स्काइलर। और यहाँ पे ऑटम के सौतेले पिता के अलावा सब लोग ऑटम की तारीफें करते हैं और कहते हैं कि उसने आज बहुत ही अच्छा गाया। उसके बाद ऑटम की माँ ऑटम के सौतेले पिता को कहती है कि वो भी ऑटम के लिए कुछ कहे और उसकी तारीफ करे। ऑटम के सौतेले पिता का नाम है टेड, और टेड बहुत ही अजीब आदमी है और वो बहुत ही अजीब अजीब हरकतें करता है और वो ऑटम की तारीफ बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। लेकिन जब ऑटम की माँ उसे फोर्स करती है तब वो ऑटम को कहता है कि तुम्हारी माँ चाहती है कि मैं तुमसे कहूँ कि आज तुमने बहुत ही अच्छा किया। और ये सुनते ही ऑटम बहुत गुस्सा हो जाती है और वहाँ से उठ के चली जाती है। और उसके बाद ऑटम घर आती है और घर आते ही ऑटम सबसे पहले अपने पेट को देखती है, क्योंकि ऑटम को लगता है कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। और उसके अगले दिन ऑटम डॉक्टर के पास पहुंचती है प्रेगनेंसी टेस्ट करवाने के लिए। और यहाँ पे डॉक्टर ऑटम से कुछ सवाल पूछते हैं, जैसे कि उसकी उम्र क्या है, और ऑटम बताती है 17 साल। उसके बाद वो पूछते हैं कि तुम्हारा लास्ट पीरियड कब आया था। तब ऑटम कहती है कि उसे कुछ भी याद नहीं, क्योंकि उसके पीरियड्स बहुत ही इरेगुलर हो चुके हैं। और उसके बाद डॉक्टर उसका एक टेस्ट करती है, और टेस्ट करने के बाद डॉक्टर उसे बताती है कि वो सच में प्रेग्नेंट है। और ये जानने के बाद ऑटम घर वापस चली जाती है, और घर जाते ही ऑटम सेफ्टी पिन से अपने नाक में छेद करती है ताकि वहां पे वो कुछ पहन सके। और ऑटम इसलिए ऐसा करती है ताकि वो अपने आप को और स्ट्रॉन्ग बना सके और वो आने वाले सिचुएशंस के लिए और भी ज्यादा तैयार हो सके। और उसके बाद ऑटम काम पे जाती है। ऑटम एक सुपरमार्केट में काम करती है और यहाँ पे ऑटम की कजन स्काइलर भी काम करती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक अधेड़ उम्र का आदमी स्काइलर के साथ फ्लर्ट कर रहा होता है और उससे गंदी गंदी बातें करने की कोशिश करता है। उसके बाद इनका काम खत्म होता है और स्काइलर और ऑटम दोनों जब पैसे गिन के काउंटर पे दे रहे होते हैं तब अंदर बैठा आदमी उनके हाथ के साथ गंदी हरकतें कर रहा होता है। और इस पूरे फिल्म के दौरान हमें जितने भी मर्द इस फिल्म में देखने को मिलते हैं सबको ऐसे ही दिखाया गया है। और ऐसा क्यों दिखाया गया है इसका पता हमें आगे की कहानी में चलेगा। उसके बाद जब दोनों कपड़े बदल रहे होते हैं तब स्काइलर ऑटम से पूछती है कि आज तुम स्कूल नहीं आई थी। तब ऑटम कहती है कि आज वो डॉक्टर के पास गई थी। तब स्काइलर पूछती है कि क्यों, और ऑटम उसे सच नहीं बताती और झूठ मूठ का बहाना बना देती है। उसके बाद जब ऑटम घर पहुंचती है तब वहां पे जब सारे लोग बैठे होते हैं उसी समय टेड अपने घर के कुतिया के साथ गंदी गंदी हरकतें कर रहा होता है और उससे गंदी गंदी बातें कर रहा होता है। और घर के सारे लोग इस चीज को देख रहे होते हैं, फिर भी टेड को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो गंदी बातें करते ही जाता है। तब ऑटम की माँ उसे रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि ऐसा मत करो। तब वो कहता है कि क्यों नहीं, इसे अच्छा लग रहा है इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। और ये सब देखने के बाद ऑटम अपने कमरे में चली जाती है, क्योंकि अभी वो दूसरे ख्यालों में खोई है और उसे अगले दिन डॉक्टर के पास भी जाना है दूसरे टेस्ट के लिए। और फिर ऑटम दूसरे दिन डॉक्टर के पास पहुंचती है और जब डॉक्टर उसका टेस्ट करती है तो वो बताती है कि उसका बच्चा 10 सप्ताह का हो चुका है। और ये सुनने के बाद ऑटम बहुत ही परेशान हो जाती है। और उसके बाद जब ऑटम वहां से जाने लगती है तो डॉक्टर ये बात समझ जाती है कि शायद ऑटम को ये बच्चा नहीं चाहिए। उसके बाद वो उससे कहती है कि कहीं तुम अबॉर्शन के बारे में तो नहीं सोच रही, और अगर तुम ऐसा सोच रही हो तो तुम्हें ये देखना चाहिए। उसके बाद डॉक्टर ऑटम को एक डॉक्यूमेंट्री दिखाती है। इसमें एक आदमी बता रहा होता है कि अबॉर्शन कभी नहीं करवाना चाहिए क्योंकि बच्चों को दर्द महसूस होता है और उनके शरीर के कुछ अंगों का ग्रोथ ऑलरेडी हो चुका है, इसलिए उन्हें मारना सरासर पाप है। ये सब सुनने के बाद ऑटम घर वापस चली आती है और उसके बाद वो इंटरनेट पे सर्च करती है कि पेंसिल्वेनिया में कहाँ पे अबॉर्शन करवाया जा सकता है, क्योंकि वो पेंसिल्वेनिया में रहती है। और बहुत सर्च करने के बाद उसे पता चलता है कि पेंसिल्वेनिया में उसका अबॉर्शन नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे अबॉर्शन के लिए पेरेंट्स की अनुमति चाहिए। और ये सब देखने के बाद ऑटम इंटरनेट पे सर्च करती है कि खुद से अबॉर्शन कैसे कर सकते हैं, और उसके बाद उसे कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है
और वो कुछ पिल्स खाती है और उसके बाद अपने पेट पे पंचेस मारने लगती है। इससे उसको बहुत दर्द होता है। उसके बाद जब अगले दिन ऑटम सुपरमार्केट में काम कर रही होती है तब अचानक उसकी तबीयत खराब होने लगती है और उसे उल्टी आने लगती है और वो भाग करके वॉशरूम में चली जाती है। तब स्काइलर पीछे पीछे उसके पास जाती है और पूछती है कि क्या हुआ। तब ऑटम स्काइलर को सारी बात बता देती है और उसके बाद आकर के दोनों काम करने लगते हैं। और काम खत्म करने के बाद जब दोनों पैसे गिन के दे रहे होते हैं उस वक्त वो कुछ पैसे वहां से चुरा लेते हैं। और उसके बाद घर आने के बाद वो इंटरनेट पे सर्च करने लगते हैं कि वो न्यूयॉर्क कैसे पहुंचेंगे, क्योंकि उन्हें ये बात पता है कि पेंसिल्वेनिया में उनका अबॉर्शन नहीं हो सकता, इसलिए उन्हें न्यूयॉर्क ही जाना पड़ेगा, क्योंकि न्यूयॉर्क ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे उनका अबॉर्शन हो सकता है और उन्हें पेरेंट्स की अनुमति भी नहीं चाहिए। उसके बाद दोनों पैकिंग करने लगते हैं और पैकिंग करके वो बीच रात में न्यूयॉर्क के लिए निकल पड़ते हैं। उन्हें बहुत जल्दी बस भी मिल जाती है और दोनों बस में बैठ के जाने लगते हैं। तभी उस बस में उनके पास एक लड़का आकर के बैठता है जिसका नाम है जैस्पर। और जैस्पर स्काइलर से बात करने की कोशिश करता है और स्काइलर भी उससे बात करती है, लेकिन स्काइलर बात करते हुए उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं लगती। फिर भी दोनों थोड़ी बहुत बातें करते हैं और उसके बाद वो लड़का स्काइलर का नंबर मांगता है और स्काइलर उसे अपना नंबर दे देती है। और उसके बाद इनका सफर खत्म होता है और ये न्यूयॉर्क पहुंच जाते हैं, लेकिन इन्हें पता नहीं होता है कि वहां से इन्हें क्लिनिक तक कैसे पहुंचना है। उसके बाद ये कैसे भी पूछते पूछते वहां क्लिनिक तक पहुंचते हैं। और ऑटम जैसे ही क्लिनिक में पहुंचती है उससे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, जिनमें सबसे पहला सवाल होता है कि ऑटम का डेट ऑफ बर्थ क्या है। और ऑटम सारे सवालों के जवाब देती है और वो ये भी बताती है कि उसका डेट ऑफ बर्थ 2002 का है। उसके बाद डॉक्टर उसे बताते हैं कि उन्हें ऑटम का फिर से टेस्ट करना पड़ेगा। और ये सुनने के बाद ऑटम कहती है कि मैं ऑलरेडी अपना टेस्ट करवा चुकी हूँ, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनते और कहते हैं कि हमें पहले खुद से तुम्हारा टेस्ट करना पड़ेगा और तभी हम तुम्हारा अबॉर्शन कर पाएंगे। और उसके बाद ऑटम को ना चाहते हुए भी अपना टेस्ट करवाना पड़ता है। और जैसे ही ऑटम का टेस्ट होता है डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसका बच्चा 18 सप्ताह का हो चुका है। और ये सुनने के बाद ऑटम बड़ी सरप्राइज होती है और कहती है कि जब मैंने पेंसिल्वेनिया में टेस्ट करवाया था तब उन लोगों ने बताया था कि मेरा बच्चा सिर्फ 10 सप्ताह का है। और उसके बाद डॉक्टर्स बताते हैं कि वो रिपोर्ट एकदम झूठी थी, क्योंकि अभी जो हम देख रहे हैं उस हिसाब से तुम्हारा बच्चा 18 सप्ताह का है और कभी कभी रिपोर्ट्स में गलतियां होती हैं, इसलिए तुम्हारा पहले का रिपोर्ट गलत था। और ये सुनने के बाद ऑटम कहती है कि अब मुझे क्या करना पड़ेगा। तब यहाँ के डॉक्टर्स बताते हैं कि हमारे क्लिनिक में सिर्फ 10 सप्ताह तक के बच्चों का अबॉर्शन करने की फैसिलिटी है। 10 सप्ताह से ज्यादा के बच्चों के लिए तुम्हें हमारे मैनहट्टन वाले क्लिनिक में जाना पड़ेगा। हम वहाँ पे कॉल कर देते हैं और वो कल सुबह तुम्हें वहाँ पे देख लेंगे। और ये सुनने के बाद ऑटम कहती है कि कल क्यों, मुझे आज ही दिखाना है, क्या वो लोग मुझे आज नहीं देख सकते। तब वहाँ के डॉक्टर्स बताते हैं कि नहीं, तुम्हारा इलाज कल ही हो पाएगा। और ऑटम आज अपना अबॉर्शन इसलिए करवाना चाहती है क्योंकि वो लोग किसी भी प्लानिंग में नहीं आए हैं कि वो यहाँ पे रुके। उनकी प्लानिंग थी कि वो आज आएंगे और आज के आज ही अपना काम करवा के वापस अपने शहर लौट जाएंगे। उसके बाद ऑटम और स्काइलर को ना चाहते हुए भी एक रात यहीं पे गुजारना पड़ता है। और उनके पास कोई भी रहने की जगह नहीं होती है और उनके पास इतने पैसे भी नहीं होते हैं कि वो होटल ले सके, इसलिए वो अपना पूरा रात इधर उधर करके गुजारते हैं। और इसी बीच स्काइलर ऑटम को बताती है कि वो लड़का उसे बार बार मैसेजेस कर रहा है। और ये सुनने के बाद ऑटम कहती है तब फिर तुम उसका रिप्लाई मत करो। और उसके बाद वो ऐसे ही रात भर मेट्रो में भटकते रहते हैं। उसके बाद वो देखते हैं कि उन्हें बैठा देख करके एक आदमी उनके सामने गंदी गंदी हरकतें कर रहा है। उसके बाद ये देखने के बाद स्काइलर और ऑटम दोनों उस मेट्रो से बाहर निकल जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। और उसके अगले दिन वो सुबह सुबह पहुंचते हैं मैनहट्टन वाले क्लिनिक पे। और क्लिनिक पे पहुंचने के बाद जब ऑटम बिलिंग के लिए जाती है तब उससे सबसे पहला सवाल पूछा जाता है कि क्या तुमने अपना इंश्योरेंस करवाया है। और ऑटम कहती है कि हाँ। उसके बाद वो लोग उससे उसका इंश्योरेंस कार्ड मांगते हैं और कार्ड लेने के बाद ऑटम उनसे पूछती है कि क्या इस ट्रांजैक्शन की डिटेल मेरे पेरेंट्स के पास जाएगी। और वो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल जाएगी। और ये सुनने के बाद ऑटम डर जाती है और कहती है कि तब मैं इंश्योरेंस कार्ड इस्तेमाल नहीं करना चाहूंगी। और ये सुनने के बाद वो कहते हैं कि अगर तुम इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहती तब तुम्हें सारा का सारा पेमेंट कैश में करना पड़ेगा। और उसके बाद ऑटम सारा का सारा पेमेंट कैश में करती है और उससे ये होता है कि ऑटम के पास के सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। और पेमेंट करने के बाद ऑटम पहुंचती है डॉक्टर के पास और उसके बाद डॉक्टर उसे बताती है कि तुम्हारे अबॉर्शन प्रोसेस में पूरा का पूरा 2 दिन लगेगा। और ये सुनने के बाद ऑटम कहती है कि क्या ये प्रोसेस एक दिन में नहीं हो सकता। तब वो कहते हैं कि बिल्कुल भी नहीं, ये जैसा प्रोसेस है उसमें पूरा का पूरा 2 दिन लगना ही है।
और उसके बाद डॉक्टर कहती है कि अबॉर्शन से पहले मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं, क्या तुम तैयार हो? और ऑटम कहती है कि हाँ। उसके बाद डॉक्टर सवाल पूछना शुरू करती है और सबसे पहला सवाल होता है कि क्या ये अबॉर्शन तुम किसी के दबाव में आके तो नहीं करवा रही? और ऑटम कहती है कि नहीं। उसके बाद वो उससे पूछती है कि क्या तुम्हारी कोई मेडिकल हिस्ट्री है? और ऑटम कहती है कि नहीं। उसके बाद से सवाल और भी इंटेंस होने लगते हैं और डॉक्टर पूछती है कि किस उम्र में तुमने पहली बार सेक्स किया था? और ऑटम कहती है कि उसने 14 साल की उम्र में पहली बार सेक्स किया था। उसके बाद डॉक्टर पूछती है कि तुमने किस तरीके का सेक्स किया है, वेजिनल, एनल या फिर ओरल? और ये सुनने के बाद ऑटम कहती है कि सभी तरीके का। और उसके बाद डॉक्टर पूछती है कि तुम्हारे अभी कितने एक्टिव सेक्सुअल पार्टनर्स हैं? और ये सुनने के बाद ऑटम कहती है कि सिर्फ एक। उसके बाद वो पूछती है कि पिछले 1 साल में तुम्हारे कितने सेक्सुअल पार्टनर्स रहे हैं? तब ऑटम कहती है कि 2। उसके बाद वो पूछती है कि अब तक तुमने कितने लड़कों के साथ सेक्स किया है? तब वो कहती है कि 6। उसके बाद डॉक्टर पूछती है कि क्या तुम्हारे सारे पार्टनर्स ने प्रोटेक्शंस का इस्तेमाल किया था? और ऑटम कहती है कि हाँ। और उसके बाद से सवाल और भी इंटेंस होने लगते हैं क्योंकि अब डॉक्टर सारे सवाल इसके रिलेशन के बारे में पूछ रही है। और उसके बाद वो पूछती है कि क्या पिछले कुछ समय में तुम्हारे किसी पार्टनर ने प्रोटेक्शन यूज करने से मना किया है? और वो कहती है कि हाँ। उसके बाद डॉक्टर पूछती है कि क्या तुम्हारे किसी पार्टनर ने तुम्हें जबरदस्ती प्रेग्नेंट करने की कोशिश की है? और ऑटम कहती है कि नहीं। उसके बाद डॉक्टर पूछती है कि क्या तुम्हारे किसी पार्टनर ने तुम्हें जबरदस्ती डरा धमका के सेक्स किया है? और यहाँ पे ऑटम फंस जाती है और वो पूछती है कि क्या मुझे इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा? और डॉक्टर कहती है कि हाँ, क्योंकि हम इस बात की पुष्टि करना चाहते हैं कि तुम सेफ हो या नहीं। और ये सब सुनने के बाद ऑटम इस सवाल का जवाब तो देती है लेकिन वो बहुत ही अनकंफर्टेबल लगती है और कहती है कि हाँ, कभी कभी मुझे डराया गया है। और उसके बाद डॉक्टर पूछती है कि क्या तुम्हारे किसी पार्टनर ने कभी तुम्हें मारा पीटा है? और ये सुनने के बाद ऑटम एकदम से रुक जाती है और इमोशनल हो जाती है और वो इतनी इमोशनल हो जाती है कि वो इस सवाल का जवाब नहीं दे पाती है और इसका मतलब होता है कि हाँ, उसे टॉर्चर किया जा रहा है। उसके बाद डॉक्टर पूछती है कि क्या तुम्हारे पार्टनर ने कभी तुम्हारे साथ जबरदस्ती की है? जब तुम्हारा मन ना हो फिर भी उसने जबरदस्ती तुम्हारे साथ सेक्स किया हो? और ये सुनने के बाद ऑटम और भी टूट जाती है और बिलक के रोने लगती है और वो इतनी रोने लगती है कि वो इस सवाल का जवाब नहीं दे पाती है। और वो जिन सवालों पर भी रो रही है इसका मतलब ये है कि वो चीजें उसके साथ हो रही हैं और उसका जवाब है हाँ। और उसके बाद डॉक्टर अपना आखिरी सवाल पूछती है और वो सवाल होता है कि क्या तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती कर रहा है? और ये सुनने के बाद ऑटम कहती है कि हाँ। और उसके बाद डॉक्टर कहती है कि क्या तुम इस बारे में मुझे बताना चाहती हो? और ऑटम कहती है कि नहीं। और उसके बाद सवाल जवाब का सिलसिला यहीं पे खत्म हो जाता है और यहाँ पे जितने भी सवाल जवाब हुए हैं इनका क्या मतलब है, इसके बारे में हम कहानी के अंत में बात करेंगे। ये सब होने के बाद डॉक्टर उसे ऑपरेशन थिएटर में लेकर के जाते हैं और अबॉर्शन का पहले दिन का प्रोसेस पूरा करते हैं। उसके बाद स्काइलर और ऑटम फिर से सड़कों पे भटकने के लिए निकल जाते हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते कि वो होटल ले सके। उसके बाद वो जैसे ही मेट्रो पे पहुंचते हैं उसके बाद स्काइलर उससे पूछती है पैसों के बारे में कि उन्हें टिकट लेनी है। उसके बाद ऑटम बताती है कि सारे पैसे खर्च हो गए क्योंकि उसने सारे पैसे काउंटर पे दे दिए। और उसके बाद उन्हें पता चलता है कि उनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे, यहाँ तक कि खाने पीने के भी पैसे नहीं बचे। और उसके बाद दोनों ऐसे ही निराश होकर बैठ जाते हैं। उसके बाद बातों ही बातों में ऑटम स्काइलर को डांट देती है बिना बात के, क्योंकि स्काइलर के दिमाग में वो सारे सवाल घूम रहे हैं जिनका जवाब वो अभी अभी दे करके आई है। और ऑटम से डांट खाने के बाद स्काइलर उससे दूर जाके बैठ जाती है और थोड़ी देर के बाद स्काइलर वहां से उठ के वॉशरूम की तरफ जाने लगती है। तब उसे देख करके ऑटम को इस बात का एहसास होता है कि उसने स्काइलर को कुछ ज्यादा ही डांट दिया। उसके बाद ऑटम उसके पीछे पीछे जाती है और ऑटम को अपने पीछे आते हुए देखने के बाद स्काइलर की भी नाराजगी खत्म हो जाती है। और उसके बाद स्काइलर ऑटम को बताती है कि उसने उस लड़के को मैसेज किया है और यहाँ बुलाया है। उसने ऐसा इसलिए किया है ताकि वो लड़का आएगा, इनके साथ रहेगा तो इन्हें थोड़ी देर के लिए कोई जगह मिल जाएगी और शायद कुछ खाने को भी मिल जाएगा। उसके थोड़ी देर के बाद वो लड़का आता है और उसके बाद दोनों को एक अच्छी जगह पे लेकर के जाता है जहाँ सब लोग मिलके खाना खाते हैं। और उसके बाद स्काइलर और वो लड़का गेम खेलने लगते हैं और गेम खेलने के थोड़ी देर के बाद वो कैरियोके पे सिंगिंग करते हैं, लेकिन दोनों बड़े ही खराब सिंगर होते हैं। उसके बाद स्काइलर ऑटम को कहती है कि तुम भी कुछ गाओ और उसके बाद ऑटम गाना गाने जाती है और ऑटम बहुत ही खूबसूरत गाना गाती है। और इसी बीच वो लड़का बार बार स्काइलर को छूने की कोशिश करता है। और उसके थोड़ी देर के बाद जब ये लोग इस जगह से निकल रहे होते हैं तब स्काइलर उस लड़के से कहती है कि हमें तुम्हारी मदद चाहिए, क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो? हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं, हमारे पास इतने भी पैसे नहीं हैं कि हम घर वापस जा सके,
तो क्या तुम हमारे टिकट के पैसे दे सकते हो? हम घर पहुंचते ही वो पैसे तुम्हें लौटा देंगे। और ये सुनने के बाद वो लड़का कहता है कि क्यों नहीं, लेकिन मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं बाहर एटीएम से निकाल के तुम्हें दे दूंगा। लेकिन एटीएम तक स्काइलर को उसके साथ जाना पड़ेगा, जो कि एक सुनसान रास्ता है। और ये सुनने के बाद दोनों समझ जाते हैं कि वो लड़का क्या चाहता है। वो पैसे तो दे देगा, लेकिन वो स्काइलर के साथ क्या करना चाहता है उसके मंसूबे साफ साफ नजर आ रहे होते हैं। और इस बात को सुनने के बाद स्काइलर और ऑटम दोनों थोड़ी देर तक सोच में पड़ जाते हैं। और उसके बाद स्काइलर कहती है कि हाँ, वो उसके साथ जाने को तैयार है, क्योंकि स्काइलर को पता है कि उसके पास दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है। और उसके बाद स्काइलर उस लड़के के साथ चली जाती है और ऑटम इस जगह पे अकेली रह जाती है। और उसके बाद ऑटम उनका इंतजार करते रहती है, लेकिन थोड़ी देर तक जब दोनों वापस नहीं आते हैं तब ऑटम स्काइलर को ढूंढने के लिए निकलती है। और थोड़ी देर ढूंढने के बाद ऑटम देखती है कि एक पिलर के पीछे वो लड़का और स्काइलर दोनों किस कर रहे हैं और वो लड़का उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश कर रहा है। और ये देखने के बाद ऑटम उसी पिलर के पीछे छुप जाती है और चुपके से स्काइलर के हाथ को पकड़ने की कोशिश करती है। और वो स्काइलर के हाथ को पकड़ के ये जताना चाहती है कि स्काइलर की कोई गलती नहीं है, फिर भी वो ऑटम की मदद कर रही है और उसे ये सब दिन देखना पड़ रहा है और इसलिए ऑटम उसकी शुक्रगुजार है। और ये देख के ऑटम को बहुत बुरा लग रहा होता है और वो उस पिलर के पीछे रो रही होती है और उसने स्काइलर का हाथ पकड़ा हुआ होता है। और फिर थोड़ी देर के बाद वो लड़का एटीएम से पैसे निकाल के स्काइलर को दे देता है और उसके बाद वहां से चला जाता है। उसके बाद फिर से ऑटम और स्काइलर आकर के मेट्रो के पास बैठ जाते हैं और सुबह होने का इंतजार करने लगते हैं। और जैसे ही सुबह होती है उसके बाद ऑटम फिर से उस क्लिनिक में पहुंचती है। उसके बाद डॉक्टर्स उसके अबॉर्शन का प्रोसेस पूरा करते हैं और उसके बाद उसे वहां से डिस्चार्ज भी कर देते हैं। उसके बाद ऑटम और स्काइलर खाना खाते हैं और उसके बाद वो पेंसिल्वेनिया की बस पकड़ते हैं और घर के लिए वापस निकल जाते हैं। और ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। और अब हम इस फिल्म से जुड़े कुछ और चीजों के बारे में बात करेंगे जिसे इस फिल्म के दौरान क्लियर नहीं किया गया है, जिसमें सबसे पहली चीज है कि आखिर ऑटम के साथ जबरदस्ती कौन कर रहा था। और उसका जवाब है कि उसका सौतेला पिता, क्योंकि ऑटम ने बताया कि 14 साल की उम्र में उसके साथ पहली बार सेक्स हुआ था और ये सेक्स किसी और ने नहीं बल्कि उसके सौतेले पिता ने किया था। क्योंकि कहानी की शुरुआत में ही जब ऑटम की माँ उसके सौतेले पिता से कहती है कि वो ऑटम के बारे में कुछ कहे कि आखिर उसने कैसा गाना गाया, तब जिस लहजे में वो आदमी कहता है कि तुम्हारी माँ चाहती है कि मैं तुमसे कहूँ कि तुमने बहुत ही अच्छा किया, उसे सुनने के बाद बड़ा ही अजीब लगता है कि वो कुछ और कहना चाहता है। और ये बात सुनने के बाद जिस तरीके से ऑटम वहां से भागती है उसे भी देख के समझ में आता है कि इन दोनों के बीच कुछ और चल रहा है। और उसके बाद वो आदमी जिस तरीके से कुतिया के साथ हरकतें कर रहा होता है और उससे जिस तरीके की बातें कर रहा होता है, उससे साफ साफ पता चलता है कि उसे छोटी बच्चियों से बहुत लगाव है और वो छोटे बच्चों के लिए बहुत ही गंदी धारणा और बहुत ही गंदा ख्याल रखता है। और वो आदमी ऑटम की बड़ी छोटी सी उम्र से शोषण करता आ रहा है। जब वो 14 साल की थी तब से वो उसे मारता है, पीटता है, धमकाता है और यहाँ तक कि उसके साथ सेक्स भी करता है। और ऑटम हमेशा इस चीज को लेकर के डरी रही है और वो कभी भी हिम्मत नहीं जुटा पाई कि वो अपने माँ को सच्चाई बता सके। और इसका एक प्रूफ हमें तब मिलता है जब ऑटम डॉक्टर से बात करने के बाद अपनी माँ को कॉल करती है और वो कुछ कहना चाहती है लेकिन वो कह नहीं पाती। और तब हमें समझ में आता है कि ऑटम बहुत दिनों से इस बात को अपनी माँ से कहना चाहती है, लेकिन वो डरती है कि इस बात को बताने के बाद से उसका घर बिल्कुल बिखर जाएगा। और इस चीज के बाद दूसरा सवाल है कि आखिर इस फिल्म में सारे मर्दों को ऐसा क्यों दिखाया गया है। और उसका जवाब हमारे सामने है, क्योंकि जो भी ऑटम के साथ हुआ उसके लिए एक मर्द भी जिम्मेवार था, लेकिन सारी की सारी समस्याओं का सामना सिर्फ और सिर्फ ऑटम को करना पड़ रहा था। इसीलिए सारे मर्दों को ऐसा दिखाया गया है कि मर्द सिर्फ कुछ पलों की खुशी के लिए ऐसा कर जाते हैं जिसके लिए औरतों को लंबे समय तक समस्या झेलनी पड़ती है। तो हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।